मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे पिताजी। और एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि मुझे भाई के रूप में गुरु और गुरु के रूप में भाई मिल गया है। दोस्तों, मैंने दो बातें बोली कि भाई के रूप में गुरु यानी कि अनिल गुप्ता सर, और गुरु के रूप में भाई यानी कि देवेंद्र बालाधर सर। ये दोनों मुझे मिल गए थे दोस्तों। दोस्तों, हर आदमी चाहता है कि आज इस स्टेज में पहुंचने के बाद अपनी सफलता की कहानी सुनाए, लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं आपको अपनी असफलता की कहानी सुनाऊं। क्योंकि अगर इस पूरे हॉल में कोई व्यक्ति सोचता है कि सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूं, तो मैं उसको बता दूं कि भाई साहब, मैं आपसे बड़ा वाला हूं। क्योंकि एक आदमी सिक्योर लाइफ का प्लान सुनने के बाद कितने दिन तक, कितने बार तक और कितने साल तक मना कर सकता है? किसी की औकात है? 40 लाख का प्लान देखने के बाद कोई मना कर सकता है? सिर्फ एक ही आदमी कर सकता था दोस्तों, वो अतुल गुप्ता है। दोस्तों, एक सोच होती है हमेशा, जब आप बैचलर लाइफ में रहते हो आपकी जिंदगी में जिम्मेदारी नहीं होती। रियलिटी है ये। आप बैचलर हो, आप अगर 50-60 हजार रुपए कमा रहे हो बैचलर लाइफ में, तो शायद आपको फ्यूचर की प्लानिंग, जिम्मेदारी का कोई भी एहसास नहीं होता है। मैं आरंग में पैदा हुआ। आपको पता होगा कि मेरे बड़े भाई साहब का नाम अनिल गुप्ता सर है, जो आज बिजनेस में डायमंड है। और सन 2006 में उन्होंने बिजनेस शुरू किया। और हर भाई ये चाहता है कि बिजनेस शुरू किया हूं तो पहले किसको ज्वाइन कराऊं? अपने नियर डियर करीबी भाई को। और मैं उस समय ऑलरेडी एक टेलीकॉम कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था, जहां से मैं अच्छी खासी रकम कमा रहा था। मतलब सन 2006 में मैं 50-60 हजार से ऊपर की अर्निंग कर रहा था, और मैं बैचलर था। सीधी सी बात है कि सर ने मुझे प्लान दिखलाया। मैं आपको अपनी जिंदगी की वो घटना बताना चाहूंगा कि रायपुर अवंती विहार का वो घर, जहां अनिल सर बिजनेस प्लान सुनाते थे, और चंद्रेश सर भी मेरे घर में आया करते थे। और मजेदार बात यह है कि मैं उनको भी इग्नोर कर दिया करता था। चंद्रेश सर को भी इग्नोर कर देता था। सोचने की बात है। और मैंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। सन 2006 में मैंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। अनिल गुप्ता सर सन 2009 में डायमंड बन गए। डायमंड का मतलब क्या होता है हमारे यहां? 40 लाख रुपए अंदर हो गए थे, तब भी मैंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। क्योंकि मेरे मन में एक ही बात रहती थी कि भाई ऐसी कंपनी आती है और चली जाती है। मेरे भाई साहब मुझे बोलते थे कि अतुल इस काम को कर ले। मैं बोलता था भाई एक दिन तेरी कंपनी जाने वाली है और तू मेरे दुकान में आने वाला है। रियलिटी है ये। सन 2009 की बात हुई, डायमंड बन गए। फिर मुझे बोले कि भाई इस कंपनी में ज्वाइन कर ले। मैं बोला भाई जो पहले आता है वो पहले पाता है, ऐसी कंपनी टिकती नहीं है, चली जाती है। तू मेरे एक दिन दुकान में आने वाला है। मैं फिर बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। सन 2010 शायद मेरी जिंदगी की वो कड़ी परीक्षा थी। सन 2010 में मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ और हम उनके इलाज के लिए गए थे हैदराबाद। हैदराबाद में जुबली हिल करके जगह है जहां अपोलो हॉस्पिटल है। देखिए, आज मैं अपने मन की बातें इसलिए बताना चाह रहा कि क्योंकि कोई गलती मैंने की है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग करें। सन 2010 की बात थी कि मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया हुआ था और हम उनका इलाज कराने गए थे जुबली हिल करके जगह है हैदराबाद में जहां अपोलो हॉस्पिटल है। और कोई भी डॉक्टर तुरंत आपको एडमिट नहीं करता। वो पहले बोलेगा कि डायग्नोसिस करूंगा। डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की रिपोर्ट सुनता भी नहीं है, अपना ही टेस्ट करूंगा, दोबारा एंजियोग्राफी करना, दोबारा सारे टेस्ट करना, और फाइनली बाईपास सर्जरी हुई। डॉक्टर एडमिट करके 7 दिन तक ऑपरेशन के बाद रोकते हैं। कुल मिला के 10 से 12 दिन मेरी दुकान बंद हुई दोस्तों। 10 से 12 दिन तक मेरी शॉप पूरी बंद थी। और उस दौरान मैं जिस टेलीकॉम कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था, मेरे पास फोन आया जब मैं हैदराबाद में था। मेरे ख्याल से ये बात ऐसी हो सकती है जिसको शायद आप समझ ना सको। मैं उस समय हैदराबाद में था और मेरे को कंपनी से फोन आया कि गुप्ता जी, अगर आप कंपनी में पेमेंट का ट्रांसफर नहीं करोगे तो हम आपको काम से हटा देंगे, भगा देंगे।
तकलीफ इतनी बड़ी थी कि मैं किसको बताऊं। पापा बेड में थे, शायद उनके सामने मैं रो भी नहीं सकता, रोने की भी जगह नहीं थी कि कहां रोऊं। उस टाइम पे, जिस टाइम पे लोगों को फोन करके ये पूछना चाहिए कि भाई कोई तकलीफ तो नहीं है, कुछ पैसे तो नहीं चाहिए, उस दौरान मुझे उन लोगों ने फोन लगा के ये बोला कि गुप्ता जी अगर कंपनी में पैसे का ट्रांसफर नहीं कराओगे तो आपको काम से हटा देंगे, भगा देंगे। और दोस्तों, उस हफ्ते मेरे साथ मेरे बड़े भाई साहब भी थे और उस हफ्ते उनका कमीशन चेक था 85,000 रुपए हफ्ते का। शायद पहली बार जिंदगी में एक बात का एहसास तो हुआ कि मैं जहां 12 से 15 लाख की लागत लगा के काम कर रहा था, वो दुकान जिस दिन मैं उसको बंद किया वहां से पैसे आने पूरे खत्म। उल्टा टेंशन शुरू हो गई थी। लेकिन एक व्यक्ति जिसने कोई लागत नहीं लगाई थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, कोई काम नहीं कर रहा था, वो हफ्ते के 85,000 रुपए कमा रहा था। लेकिन बताया ना, मैं तो उससे बड़ा जिद्दी, मैं उससे बड़ा जिद्दी। उसके बावजूद इतना सब देखने के बाद, मेरे घर के आते हुए पैसे, इतना सब देखने के बाद भी मैंने क्या बोला, भाई ऐसी कंपनी आती है और चली जाती है। मैंने फिर ज्वाइन नहीं किया। सन 2012 जनवरी को मेरी शादी हुई। सन 2012 जनवरी मेरी शादी हुई। 2013 सितंबर, 7 सितंबर 2013 में मेरी बिटिया पैदा हुई। और आपको बताऊंगा कि नॉर्मल डिलीवरी का चार्ज लगा 22,000 रुपए। ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन बोल रहा हूं। भले आप 50-60 हजार महीना कमाते हो, लेकिन अचानक आपके पास में 22-25 हजार रुपए के खर्चे आते हैं ना, तो दिमाग में टेंशन आ जाता है। उसके बाद फिर घर के परंपराएं, छट्टी करना है, साड़ी देना है, बहन को देना है, ये देना है, वो सब चलता है ना। सारी चीजें हुई, एज इट इज हुई। 1.5 लाख रुपए और खर्चे हुए। अब 50-60 हजार तो कमा रहा था। अब टेंशन आना शुरू हुआ। अब टेंशन आना शुरू हुआ, भाई अब कमाई बढ़ानी पड़ेगी। पत्नी आ गई, खर्चा बढ़ गया, बच्ची हो गई और खर्चा बढ़ गया। सही है, अब कोई नया पार्ट टाइम काम किया जाए। अभी सर ने बोला ना, वो कुत्ता इस पहाड़ से उस पहाड़, उस पहाड़ से उस पहाड़। अब नया काम खोजना शुरू किया। अब मैंने सोचा कि भाई साहब, वो लेस कुरकुरे का चिप्स बहुत बिकता है, क्यों ना उसकी एजेंसी ले लूं। भाई साहब गए, जाके 3 लाख की इन्वेस्टमेंट किए और लेस कुरकुरे चिप्स का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात उस वक्त मेरे दिमाग में आई कि जितनी भी कंपनियां आई वो चली गई, लेकिन मेरे आंख के सामने में मेरे भाई साहब की कंपनी पिछले 7 साल से चल रही है। पिछले 7 साल से मेरे आंख के सामने मेरे भाई की कंपनी चल रही है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मेरे भाई की कंपनी, क्योंकि उस वक्त तो मेरे भाई की थी, मेरी नहीं थी। दो 2006 में बिजनेस ज्वाइन किए। सन 2013 सितंबर की बात थी। मैंने ये सोचा कि यार इतने दिन हो गए, इतने दिन में तो सारी कंपनी आई चली गई, ये कंपनी क्यों टिकी हुई है। और फिर मैंने अपने बड़े भाई साहब को फोन लगाया और भाई साहब से क्वेश्चन किया कि भाई साहब, अगर कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है तो कारण है, और फेल हो गया है तो कारण है, हाँ या ना, यस और नो। कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है तो कारण है, और फेल हो गया तो कारण है। पति पत्नी साथ में रह रहे हैं तो कारण है, अलग हो गए तो कारण है। तेरी कंपनी रहेगी तो भी कारण है भाई, और भाग जाएगी तो भी कारण है भाई। तू ये बता कि कारण क्या है कि तेरी कंपनी बंद नहीं होगी। ये क्वेश्चन मैंने अपने भाई से पूछा। उस दिन जो जवाब अनिल गुप्ता सर ने मुझे दिया था, मैं आपको एज इट इज बताना चाहता हूं। उस दिन मुझे उसने बोला कि भाई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर एएस आनंद का 11 पेज का लीगल ओपिनियन है हमारी संस्था के पास कि संस्था पूर्णतया वैध है। मैंने भाई से रिपीट क्वेश्चन मारा, भैया कल आप बोलोगे कि सोनिया गांधी ने लीगल ओपिनियन दिया तो मान लूंगा क्या? लिखा है कहां है दिखलाओ। देखा, लिखा देखा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बोले कि भाई तूने संस्था में पैसे दिए और तेरे को बदले में सामान मिल गया है, कंपनी क्यों बंद होगी? भाई तूने पैसे दे दिए तो सामान मिल गया तो संस्था बंद क्यों होगी? मैंने बोला हाँ ये बात तो ठीक है भाई, संस्था क्यों बंद होगी? फिर बोले कि एक बात बता कि तू अपनी दुकान बंद कब करेगा? ये क्वेश्चन मुझसे उन्होंने किया कि ये बता कि तू अपनी दुकान बंद कब करेगा? मैं बोला क्यों बंद करूंगा दुकान अपनी? मैं कहा बंद दुकान नहीं, यही टेम्परेचर है ना, मैं दुकान क्यों बंद करूंगा? बोले नहीं मैं पूछ रहा हूं कि तू दुकान बंद कब करेगा? तो बोला
क्यों बंद करूं भाई दुकान अपनी? उन्होंने बोला कि जब तेरे को लॉस होगा, जब तू घाटे में जाएगा तो दुकान बंद करेगा। मैं बोला हाँ वो तो है। हमारी कंपनी कब बंद होगी? जब वो घाटे में जाएगी। और संस्था घाटे में कब जाएगी? जब वो संस्था प्रोडक्शन करेगी। सामान बन गया नहीं बिक पाया तो नुकसान, सामान बन गया खराब बन गया तो नुकसान। लेकिन मजेदार बात है कि हमारी संस्था तो प्रोडक्शन करती ही नहीं है। लॉस भी नहीं होगा। फिर बोले कि ये बता कि और दुकान कब बंद हो सकता है? बोले प्रॉफिट कम होगा। बोली हमारी संस्था इतना पैसा कमाती है कि खुद का 200 करोड़ का ऑफिस है दिल्ली में। बोला ये बात भी ठीक है। आखिरी बात बोले एक बात बताओ, तूने 8,000 रुपए दिए और कल तेरी संस्था बंद हो गई, नुकसान ज्यादा किसका होगा? तूने 8,000 रुपए दिए और कल संस्था बंद हो गई, नुकसान ज्यादा किसका होगा? मैंने बोला मेरा होगा, मेरे तो 8,000 जाएंगे। बोले अच्छा, और जो लोग को 2 लाख रुपए हफ्ते आ रहे हैं उनका नुकसान तेरे से कम होगा? और जिस कंपनी का फायदा 3 करोड़ रुपए हफ्ते से ऊपर हो रहा है उसका नुकसान और तेरे से कम होगा? आखिरी वर्ड था मेरे भाई, जिस कंपनी को चलने में फायदा होता है वो चलती है और जिसको भागने में फायदा होता है वो भागती है। और उस दिन मैं समझ गया था बॉस कि ये कंपनी बंद होने वाली नहीं है, अपने को काम करना है। और उस दिन 7 साल के बाद ये अतुल गुप्ता मंच में उतरा और मंच में उतरने के बाद दोस्तों लगातार काम करना शुरू किया और आज इस मंच पे आपके सामने मैं एज ए एमरल्ड खड़ा हुआ हूं। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। एक बात समझ में आ चुकी जिंदगी में कि बॉस हर इंसान काम तो पैसे के लिए कर रहा है, सच्चाई है। मैंने दुकानदारी की तो पैसे के लिए काम किया, नौकरी की तो पैसे के लिए काम किया, आज ये काम भी किया तो पैसे के लिए किया। लेकिन आज इस बात को समझ में आया कि हमारे बिजनेस में पैसा तो सेकेंडरी है दोस्त, पैसा तो सेकेंडरी है। इसके साथ जो चीजें मिली अगर आप मुझसे आज पूछोगे तो यकीन मानना, शायद एक बात बता रहे, टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम क्या होता है? टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम सोचने समझने की चीज नहीं है दोस्त, महसूस करने की चीज है, महसूस करने की। और ये चीज शायद मैं भी महसूस नहीं कर पाता अगर मेरे बड़े भाई साहब डायमंड नहीं होते। दोस्तों हमेशा एक बात सुनता आया था, आज बात निकल रही मैंने कैसे काम किया, क्या किया। जब बिजनेस को शुरुआत कर रहा था मेरे बड़े भाई साहब ने सर को बोला हुआ था कि जो उस वक्त का वर्ड था कि देवेंद्र जी उससे फॉर्म मत भराना, पहले कंफर्म कर लेना कि फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। ये हुआ, ये रियलिटी है। उसके बाद जब सर से मेरी सेकंड मुलाकात हुई, उस वक्त तो टेलीफोनिक बात हुई थी, फिर देवेंद्र सर आए हुए थे, मैंने खुद ने ज्वाइन किया था बिजनेस को, शुरुआत में काम करना शुरू किया था। उसके बाद सर ने मुझे बात बोली थी, अनिल गुप्ता सर ने, कि देख अतुल, मैंने अपने जिंदगी की ना सुन ली है, मैंने अपने हिस्से की ना सुन ली है और तुझे अपने हिस्से की सुननी है। अगर सुनने का गजा रखता है तो तू डायमंड जरूर बनेगा। तमन्नाओं की दुनिया तो हर इंसान बसाता है, तमन्नाओं की दुनिया तो हर इंसान बताता है, लेकिन पाता वही है जो ना सुन के आता है। एक बार अगर आपने ना सुनने का ताकत ला लिया ना अपने अंदर में दोस्तों, तो एक गारंटी की बात है कि पूरी दुनिया आपको ना बोलने वाली है, लेकिन आप कभी अपने बच्चे को ना नहीं बोलने वाले। आज मेरी बेटी यहां सामने में खड़ी और उसके सामने बोल रहा हूं कि इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, और मैं निहत्था ही सही मगर जमाने के लिए काफी हूं। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं और मैं निहत्था ही सही मगर जमाने के लिए काफी हूं, और मेरी बेटी दिल खोल के पैसा खर्चा कर, मैं अकेला कमाने के लिए काफी हूं।
दिक्कत तो ये है ना कि हम समझ नहीं पाते, चिल्लरों में ही उलझे रहते हैं। जैसे मैं उलझा था आज से 7 साल पहले, चिल्लरों में उलझा हुआ था। खुद का बड़ा भाई था लेकिन देख नहीं पाया, क्योंकि बोलते हैं ना कि दिया तले अंधेरा होता है। मेरे पास में भी था, और इसलिए मैंने बोला कि अगर आप सब सोचते हैं कि हम बेवकूफ थे, तो दोस्तों सबसे बड़ा बेवकूफ तो यहां पर अतुल गुप्ता खड़ा हुआ है। और अगर ये बात सही है तो आप एक बात मान लो कि अगर आज ये बेवकूफ एमरल्ड जा सकता है, तो क्या आप लोग डायमंड नहीं जा सकते? जा सकते हैं। आवाज दिल से आनी चाहिए। सही है दोस्तों, लगातार काम करता गया, सर की बताई बातों को, सीनियर की बताई बातों को सुनता था, लेकिन समझ सकते हैं कि मैं दुकानदारी की फील्ड से आया हुआ था, और वो भी उस स्टेज से आया हुआ था जहां से 50-60 हजार कमा रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं वहां असफल था, मैं वहां पैसे जरूर कमा रहा था, डेफिनेटली कमा रहा था, और इसलिए अपने दिमाग से चलता था। सर ने बोला ट्रेनिंग प्लान अटेंड करो, प्लान में लोग नहीं आए तो अतुल गुप्ता ना जाए। अतुल गुप्ता का दिमाग है ना, वो क्यों जाएगा? वो नहीं जाएगा ट्रेनिंग में। अगर लोग नहीं जा रहे हैं अतुल गुप्ता नहीं जाएगा। और ट्रेनिंग में क्या, एक ही बार तो बार बताते हो वही सर, 8 स्टेप रोज बताते हो वही बात, बोल रहा तो मैं तो पूरा नहीं जाना मेरे को सर। ये मेरी कहानी है अपनी। शुरुआत तो ऐसी होती ना हर आदमी की, मेरी भी शुरुआत ऐसी थी। ये सब इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि अतुल गुप्ता वो अतुल गुप्ता है जो बल्ब का निर्माण करने का प्रयास कर रहा था। बात समझ में आ रही है? बल्ब का निर्माण करना बुद्धिमानी है कि बेवकूफी है? हाँ, बल्ब बन चुका भाई, एडिसन ने बना डाला, तू कहां निर्माण कर रहा है? डायमंड भी बन चुका है, बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सिस्टम का पालन करो, उस रास्ते का पालन करो, डायमंड बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आज मैं खुद से बोल रहा हूं कि मैंने दूसरे रास्ते तैयार करने की कोशिश की, मैंने अपने तरीके से काम करने की कोशिश किया। मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूटर था तो मैंने सारे रिटेलरों को जोड़ लूंगा, वो रिटेलर फिर और जोड़ेंगे, फिर मैं 10,000 का बन जाऊंगा, 20,000 का बन जाऊंगा। सपने देखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने सिस्टम को नहीं समझा था, अपने दिमाग को समझा था। उसके बाद मुझे ये बात समझ में आई कि बॉस, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बात मुझे और बाद में समझ में आई कि अगर वास्तव में ये बिजनेस क्रिएशन का होता तो सिर्फ शायद आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील यही लोग डायमंड बन पाते, अगर ये बिजनेस क्रिएशन का होता तो, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा एबिलिटी चाहिए आपको। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि गजेंद्र सिंह चाहर सर 4थी फेल, डायमंड, 8वीं फेल, डायमंड, सीए डायमंड, पुलिस वाले डायमंड, इंजीनियर डायमंड, डॉक्टर डायमंड, पत्रकार डायमंड, एक दुकानदार भी डायमंड बन के जाएगा। आए हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे, आए हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे, बन के जाएंगे डायमंड या मर के उठेंगे। और एक बार वो चीज मैंने ठानी कि मुझे करना है, मुझे डायमंड जाना है, मैं डायमंड जाऊंगा। और लगातार उसके लिए प्रयास करता गया, अपने अंदर में चेंजेस करता गया। क्योंकि ये बात समझ में आ चुकी थी मुझे कि अगर रोड में कंकड़ पड़ा है तो तकलीफ की बात नहीं है, जूते के अंदर अगर कंकड़ है तो तकलीफ की बात है। आज अगर मैं डायमंड नहीं बन पा रहा, मैं सफल नहीं हो पा रहा, इसका मतलब प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है। और ये बात मैंने समझना शुरू किया, अपने अंदर चेंजेस करने शुरू किए। सर की बातों को मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि मेरे गुरु देवेंद्र बालाधर सर, यकीन मान के बोलता हूं कि उनसे बड़ा पेशेंस ना मेरे को पूरी दुनिया में किसी को भी बुला दो, किसी आदमी के अंदर में नहीं है, गारंटी बोल रहा हूं मैं। क्योंकि जो मेरे को बर्दाश्त कर सकता है ना, वो दुनिया में हर किसी को बर्दाश्त कर सकता है। कर सकता है बर्दाश्त। मैंने वो देखा है, मैं कितनी गलतियां करता था वो समझाते थे, कितनी गलतियां करता समझाते थे। आज भी गलतियां करता हूं और वो समझाते हैं, आज भी समझाते हैं। बस ये है कि लगातार साथ में रहने से आज मेरे लिए वो सर रिश्ता तो है, लेकिन साथ में एक भाई का रिश्ता भी बन गया। आज वो संबंध है। मैं बोल सकता हूं कि मेरे 2 भाई नहीं, मेरे 3 भाई हैं, तीसरे भाई देवेंद्र बालाधर सर है। कुछ देर पहले मैंने आपको एक बात बोली हुई थी दोस्तों कि बिजनेस में पैसा सेकेंडरी है, सेकेंडरी है।
इसलिए बोला था कि एक बात बताइए कि आप दूसरे बिजनेस में कौन सा ऐसा भाई कमा पाते हो जो आपके भलाई के लिए आपसे ज्यादा सोचता है? कोई है दूसरा बिजनेस? एक बात और इस बिजनेस में समझ में आई, करते 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 आज यहां तक पहुंचा हूं तो बोल पा रहा हूं। कर लो, लाखों करोड़ों का स्टोर्स खोल लो, कुछ और कर लो, बड़ा काम कर लो, खेती बाड़ी कर लो, जो करना है कर लो। दोस्तों यकीन मान लेना, दो भाई के बीच में आज नहीं तो कल दरार पड़ने वाली है। होता है, दो बर्तन रहेंगे तो टकराएंगे क्यों नहीं। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस करने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि अगर ये बिजनेस एक साथ अपने पूरा खानदान करा दोस्तों, तो गारंटी मान लेना कि दो भाई के बीच में कभी भी दरार पड़ने वाली नहीं है, और ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि इससे बड़ा बिजनेस और क्या होगा कि छोटे भाई के काम करने का पैसा बड़े भाई को आता है। आप बताओ ना कि कौन सा दूसरा बिजनेस है? आप जो डॉक्टरी करो, बड़ा भाई डॉक्टर, पैसा आएगा उसको। अनिल भाई मुकेश भाई दूर दूर हैं, अतुल भाई अनिल भाई पास पास है। सोच आपका है। बड़ा भाई ऊपर माले में, छोटा भाई नीचे माले में, बातचीत बंद, बातचीत बंद। रियलिटी है ना। मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस से पहले हम दोनों भाई के विचार समान थे। दोनों भाई के विचार समान थे कि घर को तरक्की लानी है, घर में पैसा लाना है, खुशियां लानी है। विचार समान थे, लेकिन कार्य करने का तरीका अलग था। मुझे लगता था कि एक दिन इसकी कंपनी बंद होने वाली है। भावनाओं में भिन्नता नहीं थी, भावना तो सेम थी। बस ये था कि शायद उन्हें लगता था कि इस बिजनेस से पैसा आएगा, मुझे लगता था उस बिजनेस से पैसा आएगा। रियलिटी। लेकिन लगातार लगातार काम करते करते मैं आज बता रहा हूं दोस्तों आपको कि मान लो अगर गलती से ये होता कि अनिल सर उस बिजनेस चले गए होते तो शायद आज भी टकराव बना होता। लेकिन आज मैं इस बिजनेस में आया हूं। मेरे बड़े भाई साहब मेरे से आज 12 साल बड़े हैं। जनरली बातचीत कम हुआ करती थी बातचीत। आज हमारी बातचीत बढ़ गई है, संबंध बढ़ गया। तो सिर्फ कारण क्या है? क्योंकि ये बिजनेस है दोस्तों, ये बिजनेस है। आज मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा जिसको मैं हमेशा अपने दिल से बोला हूं कि बचपन में मैं एक चीज के लिए बहुत जिद किया करता था, उसके लिए बहुत रोता था, और वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और वो था मेरा वीडियो गेम। वीडियो गेम खेलने का मैं बहुत मतलब पेशन मेरे को। आज भी कोई पूरे डायमंड बन के क्या करेगा तो अपने रूम में एक बड़ा सा वीडियो गेम लगाऊंगा और वीडियो गेम खेलूंगा। ये मेरा शौक है। और यकीन मानिए कि मेरे भाई ने उस समय पापा से बहस करके मेरे लिए आज बिजनेस समझ में आता है। सही है। तो दोस्तों ये तो मेरी कहानी है। कहानियां तो जितनी बोलूं लंबी आती रहेगी, नए नए किस्से आते जाएंगे। सही है। लेकिन समय की पाबंदी है दोस्तों। आखिरी में ये मेरा एमरल्ड शिप है। मैं कोई डायमंड नहीं बना अभी। बात क्लियर है? ये एमरल्ड शिप है। और किसी ने बोला हुआ है कि सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। सफलता एक रास्ता है, मंजिल नहीं है। सही है। अभी इससे आगे बढ़ना है मुझे, और बढ़ते ही रहना है। क्योंकि जिस दिन आप रुक गए आप सड़ गए। आगे बढ़ते रहना है। मंजिल कभी नहीं होती, मंजिल सिर्फ रास्ते होते हैं। सही है। और इसलिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपको दोस्तों, आंखों में आंसू रखो, आंखों में आंसू रखो और होठों पे चिंगारी रखो। आंखों में आंसू रखो और होठों पे चिंगारी रखो। जब तक जिंदा हो तमन्नाएं बहुत सारी रखो। आंखों में आंसू रखो और होठों पे चिंगारी रखो। जब तक जिंदा हो तमन्नाएं बहुत सारी रखो। और रास्ते के पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते के पत्थर से कुछ ज्यादा नहीं है मंजिलें। जब तक जिंदा हो दोस्तों सफर को जारी रखो। दोस्तों आखिरी वर्ड जो शायद मैं बोल के अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा, और वो ये दोस्तों कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। थैंक यू।